कल ही एक यूपी में घटना हुई है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 2 बच्चों ने मिलके, बच्चे ही कहूँगी, लड़के ने मिलके एक बच्चे को उसको चप्पल पे थूक डाल के चप्पल पे थूक चटवाया और उसके बाद उसको इतनी गालियां दी और उसको पीटा और उसके गले में से चेन छोड़ के भाग गए। सबसे ज़्यादा इस समय दलितों का उत्पीड़न मेरे ख्याल से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं मैं खोज रही थी, अभी तक 56,656 दलितों के उत्पीड़न के मामले मैंने खोजा तो उसमें था। तो फिर मैंने उसमें देखा कि उसमें कार्रवाइयाँ कितनी हुई, तो ज़्यादातर मामलों में यही हुआ कि पैसे दे दिए गए 1 से 10 लाख के बीच में, चुप करा दिया गया, पुलिस ने FIR नहीं लिखा। दलित महिलाओं के मुद्दों को बोलने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जब कोई अपर कास्ट की स्त्री के साथ कोई घटना होती है तो उसको बोलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे मंच उनके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन दलित महिलाओं के लिए कोई मंच ऐसा अवेलेबल नहीं होता। यहाँ तक के दलित नेता और बहुत सारे संगठनकर्ता भी बाहर नहीं आते हैं इस मुद्दे को लेकर। ऐसा लगता है कि उनके लिए दलित महिलाएं, अपने ही घर की महिलाएं, कोई मायने नहीं रखती हैं। उत्तर भारत में जो दलित समुदाय भी है उसमें क्या मर्द ज़्यादा पुरुषवादी हैं कि अब जब प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने पत्नियों बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं, ऐसा है क्या? अपने ईमानदारी से सबको बोलना है। कैसे देश की स्थापना कर रहे हैं? हम किस भारत में जी रहे हैं जहां जातिवादी व्यवस्था खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? मनीषा वाल्मीकि का भी ताजा केस है। अभी ताजा केस मनीषा वाल्मीकि का है और बहुत सारे मतलब आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। पूरे भारत में जिस तरह से कुछ वर्षों में दलितों के प्रति, दलित महिलाओं के प्रति जो हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जो उनका हर जगह से जो उनकी उपस्थिति शून्य है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अकादमियाँ हो, योजना आयोग, तमाम तरह के आयोग हो, या फिर मैं कहूँगी कि सरकारों के जो विभिन्न घटक है उनमें अनुपस्थिति है। ये एक जो चीज़ है वो दिखाती है कि किस तरीके से दलित महिलाओं को सिरे से नकार दिया गया, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनकी समस्याओं पे कोई बात नहीं करने वाला। तो हम लोग समझते हैं कि ये संगठन हम लोगों ने इसलिए बनाया। आज बहुत दिनों बाद मैं अम्बेडकरनामा पर कोई वीडियो बना रहा हूँ। पिछले महीने चुनाव था और शादियों का दौर था, इसलिए पिछले महीने पूरा नवंबर काफ़ी व्यस्तता थी। आज हम कुछ खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, महिला मंडली से। अम्बेडकरी महिला मंच का गठन किया गया है इसी 29 नवंबर को और उस उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन महिलाओं ने ही किया है। चलिए थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। 1942 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जब स्थापना की बाबा साहब ने, तो इस मेन पार्टी के साथ साथ उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट विंग बनाए थे। एक छात्रों का विंग था और एक महिलाओं का विंग था। और उस सम्मेलन में हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित थी और जो महिलाओं को उन्होंने संदेश दिया था उस पर मैं वीडियो अम्बेडकरनामा पर बना चुका हूँ, दलित महिला वर्ग सम्मेलन, और उसमें 4 सभाएं हुई थी। वो वीडियो आप अम्बेडकरनामा पर ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने सबसे जो ज़रूरी सवाल उठाया था वो था शिक्षा के सवाल को। आज हमारे साथ कई मेहमान हैं। अनीता भारती जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। शालिनी हैं अम्बेडकरनामा से। अनुराधा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मीना सरोज जी हैं, चंद्रभान जी इनके पति हैं। और अनीता सरोज जी हैं हमारे साथ। संतोष इंदौरा जी हैं और प्रोफेसर नीलम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इन लोगों ने एक आयोजन किया था, बहुत शानदार आयोजन किया था। मैं उस दिन एक कार्यकर्ता की तरह सिर्फ व्यवस्था देखने में, कुर्सी टेबल लगाने में और खाना की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। तो चलिए पहले इस जो संगठन जो बना है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ जब मैं भारत घूमता हूँ तो महाराष्ट्र से डाउन साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ महिला आंदोलन अभी भी सशक्त हैं। काफ़ी संख्या में प्रोग्राम से महिलाएं उतरती हैं। एक चेतना का ज़्यादा तरीके से विस्तार हुआ है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में जब मैं जाता हूँ तो हज़ारों की संख्या में महिलाएं प्रोग्राम में शामिल होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं उत्तर भारत में आता हूँ, नॉर्थ इंडिया में, तो ये संख्या धीरे धीरे कम होती है, नगण्य सी होती जाती है। क्या वजह है इसको भी समझेंगे, और आखिर अम्बेडकरी महिला जो मंच बना है इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में क्या योजना है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले
जो मास्टरमाइंड हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका में हैं, अनीता भारती जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आप सब परिचित होंगे। लंबे समय से मूवमेंट में इधर दिल्ली में जब हम लोग छात्र थे उसके पहले से भी काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो चलिए अनीता जी से पहले शुरू करते हैं कि क्या उद्देश्य है आपके इस प्रोग्राम का। शुक्रिया रतन लाल जी। दरअसल बात ये हुई कि बहुत समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि दलित महिलाओं की कोई वॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, उनके मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, उनकी समस्याओं पे कोई बात नहीं करता, कोई ताकत नहीं है उनकी। जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में वो ताकत दिखती है और साउथ में भी वो ताकत दिखती है, लेकिन अगर हम इधर आ जाएं तो कोई ताकत नहीं है। कोई किसी भी तरह की घटना घट जाए, एक चुप्पी सी छाई रहती है और ये चुप्पी जो है ना बड़ी दुख पैदा करती है, क्योंकि दिन ब दिन जो दलित महिलाओं पे और दलित बच्चों पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। और इसी बात को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि दलित महिलाओं की एक आवाज़ होनी चाहिए। दूसरी दुखद बात यह है कि उनका कोई नेतृत्व नहीं है और आज कोई बड़ी घटना भी घट जाए तो उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जब तक खुद नहीं बोलोगे कोई नहीं बोलेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने अम्बेडकरी महिला मंच का गठन किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में जिस तरह से कुछ वर्षों में दलितों के प्रति, दलित महिलाओं के प्रति जो हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जो उनका हर जगह से जो उनकी उपस्थिति शून्य है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अकादमियाँ हो, योजना आयोग, तमाम तरह के आयोग हो, या फिर मैं कहूँगी कि सरकारों के जो विभिन्न घटक है उनमें अनुपस्थिति है। ये एक जो चीज़ है वो दिखाती है कि किस तरीके से दलित महिलाओं को सिरे से नकार दिया गया, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनकी समस्याओं पे कोई बात नहीं करने वाला। तो हम लोग समझते हैं कि ये संगठन हम लोगों ने इसलिए बनाया और आगे हम इसमें ये करेंगे। जैसे अब कल ही एक घटना घटी है, नांदेड़ में एक दलित बच्चे को मर्डर कर दिया और वो जो बच्ची थी, जो सक्षमता में जो लड़का है, दलित लड़का, उसकी इसलिए हत्या की गई क्योंकि उसने एक अपर कास्ट की लड़की से शादी की। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि वहाँ पर जो है इसमें पुलिस की भी मिलीभगत बताई जा रही है। और वो लड़की ने, देखिए भारत ऐसा देश है कि जहाँ विडंबना पे बात करें, उस लड़की ने कल लड़के की डेड बॉडी के साथ बैठ करके अपनी मांग भरी है और उसने सेंटेंस बोला है कि मेरे माता पिता हार गए, मेरे पिता हार गए, मेरा प्रेमी जीत गया। ये एक बड़ी बात है कि लोगों को एक चॉइस का मामला होता है कि मैं किससे शादी करूं, कब शादी करूं, उस पे भी लोगों को मार दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से, और मुझे लगता है आज ये पहली घटना पर हम लोग विरोध दर्ज करने आए हैं और इसके आगे हमारा ये है कि आज हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम अपना चिंतित होकर इकट्ठे हुए और कल हम जो है हमारा ये आगे का प्लान है कि हम महाराष्ट्र भवन और जो है वो SC/ST आयोग में हम अपना मेमोरेंडम देने जाएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भारत की जातिवादी मानसिकता का नाश होना चाहिए, ये मानते हैं। चलिए, दो घटनाएं हैं, खैरलांजी की और भवरी देवी की, राजस्थान याद होगा। खाली यही समझने के लिए काफ़ी हैं। प्रोफेसर नीलम हमारे साथ हैं और नीलम जी से पूछते हैं कि आखिर इस जो संगठन आपने बनाया है इसका उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल ये उठता है कि अम्बेडकरीय मंच जो है क्यों बनाया गया, महिला मंच क्यों बनाया गया और आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब भी हम किसी मंच पर आते हैं या किसी का हम मंच का जब प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है और ये अचानक विस्फोट नहीं होता है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनती आती हैं। आप आदिकाल से ही ले लीजिए, महिलाओं का शोषण और उस पर अगर वो दलित महिला है लगातार हमला होता रहा है और ये हमला रुकने की बजाय मुझे लगता है दिन पर दिन जो है वो बढ़ रहा है। जैसा कि अभी भौरी देवी का केस आप लोग रतनलाल जी ने जिक्र किया, उससे आगे भी हम आए। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी बिहार में, इंटरकास्ट मैरिज। लड़का दलित था, लड़की जो है अपर कास्ट थी और शादी के बाद जो है उस लड़के को मार दिया गया और लड़की ने केस दर्ज किया और सज़ा की उन्होंने मांग की कि ये सज़ा होनी चाहिए और मेरे सामने जो है मेरे पति को मारा गया।
हम कैसे देश की स्थापना कर रहे हैं, हम किस भारत में जी रहे हैं जहां जातिवादी व्यवस्था खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही मनीषा है। वाल्मीकि का भी ताजा केस है। अभी ताज़ा केस मनीषा वाल्मीकि का है और बहुत सारे मतलब आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। जो अभी 23 का नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है उसमें जो दलितों के प्रति जो क्राइम है उसमें सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और चौथे नंबर पर बिहार है जहां एनडीए की सरकार है। ये ताज़ा आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ। बिल्कुल। और छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है, उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो मतलब हम कैसे भारत चाह रहे हैं, तो हमें इस पर पुरजोर रूप से हम अपनी आवाज़ यहाँ पर रखते हैं और हम सरकार से डिमांड करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान है, बाबा साहब एक बहुत बड़े आइकॉन हैं पूरे देश के लिए, जो विश्व में इतना बड़ा नाम है उनका, और महिला संगठन उन्होंने 1942 में शुरू किया। तो एक घर की चार दीवारी तक चीज़ें सीमित नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो हमारा अम्बेडकरीय महिला मंच है, इस मंच के जरिए हम लोग एससी कमीशन जाएंगे, हम लोग महाराष्ट्र कमीशन, और इस तरह की जहाँ पर भी घटनाएं होंगी वहाँ पर हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे और सोशल मीडिया पर भी हम जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और चाहेंगे कि सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए और महिलाओं के साथ जो दिन पे दिन अत्याचार जाति के नाम पर बढ़ता जा रहा है वो समाप्त हो। चलिए, एक सवाल मैंने किया था अभी अनीता जी से कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में ये अंतर है कि यहाँ महिलाएं नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसकी पड़ताल भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है इस मंच को बनाने की ज़रूरत पड़ी। शालिनी है अम्बेडकरनामा से हैं, तो इनसे इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्या उत्तर भारत में जो दलित समुदाय भी है उसमें क्या मर्द ज़्यादा पुरुषवादी हैं कि अब जब प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने पत्नियों बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं, ऐसा है क्या? अपने ईमानदारी से सबको बोलना है। जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और काफ़ी शिद्दत के साथ हम लोग ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा मंच हो जहाँ पर के हम लोग अपनी बात रख सकें। कई सारे मंच वैसे तो अवेलेबल हैं, कुकुर मुत्ते की तरह हर रोज़ आप देखते हैं कोई ना कोई मंच कहीं ना कहीं उसका गठन होता है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम उस कुकुर मुत्ते में शामिल हों। जब कोई इस तरह की घटना होती है तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी कितना कमज़ोर किया जा रहा है। हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि उस मामले में भी हमारा मंच जो है वो आवाज़ उठाए। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा, दलित महिलाओं के मुद्दों को बोलने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जब कोई अपर कास्ट की स्त्री के साथ कोई घटना होती है तो उसको बोलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे मंच उनके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन दलित महिलाओं के लिए कोई मंच ऐसा अवेलेबल नहीं होता। यहाँ तक कि दलित नेता और बहुत सारे संगठनकर्ता भी बाहर नहीं आते हैं इस मुद्दे को लेकर। ऐसा लगता है कि उनके लिए दलित महिलाएं, अपने ही घर की महिलाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं में हम लोग मुखर होकर अपने जो वक्तव्य है वो दें। जो भी मेमोरेंडम हमारे वश में होगा वो हम उसको करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग यहीं तक सीमित हैं क्योंकि आज ये हमारा पहला मुद्दा उठाया हुआ हमारे मंच का पहला मुद्दा है अम्बेडकरी महिला मंच की तरफ से। तो धीरे धीरे इसमें क्या प्रोग्रेस होगी वो हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, अम्बेडकरनामा के माध्यम से भी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ पर आज जितनी भी महिलाएं आई हैं, हम लोग यही सोचकर इस मंच में शामिल हुए हैं कि हम अपनी बात मुखरता से रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ सकें अपने साथ। धन्यवाद। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है और राम राज्य की जो कल्पना है उसमें आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश से आज काफ़ी यहाँ लोग हैं, अनुराधा जी हैं, मीरा जी हैं, सरोज जी, आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है जी, एक नंबर पे अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन कोई मूवमेंट एजेंडा नज़र नहीं आता है। कोई एजेंडा और मूवमेंट आंदोलन नज़र नहीं आता है, क्या वजह है? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी आपको कि अभी 6 महीनों के बीच में सोनभद्र जिला आप जानते होंगे, तो वहाँ पे अवैध खनन का मामला था, तो वहाँ पर काफ़ी दलित मारे गए और भरपूर उनकी पिटाई हुई।
जो आप राम राज्य कह रहे हैं वो व्यंग्यात्मक है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कितना राम राज्य है। और मैं प्रयागराज से आती हूँ। आरएसएस ने अम्बेडकर नेहरू दोनों के पुतले फूके थे। जी बिल्कुल। तो राम राज्य वहाँ पे कितना है, क्या है, कैसा चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और कितनी सारी घटनाएं हैं कि वो खबरों में आ ही नहीं पाती हैं, उनको डरा धमका के चुप करा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इस समय दलितों का उत्पीड़न मेरे ख्याल से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं मैं खोज रही थी, अभी तक 56,656 दलितों के उत्पीड़न के मामले मैंने खोजा, तो उसमें था। तो फिर मैंने उसमें देखा कि उसमें कार्रवाइयाँ कितनी हुई। तो ज़्यादातर मामलों में यही हुआ कि पैसे दे दिए गए 1 से 10 लाख के बीच में, चुप करा दिया गया। पुलिस ने FIR नहीं लिखा और उनको सामाजिक बहिष्कार करने का धमकी दे करके चुप करा दिया गया, या दलितों को ही डरा धमका दिया पुलिस ने। तो इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। जब लिखा ही नहीं जाएगा नेता लोग क्यों चुप हैं? बाबा साहब तो आंदोलन करते थे, किसानों का, श्रमिकों का, छूतों का, महिलाओं का, वो धरने प्रदर्शन भी करते थे, रैली भी निकालते थे। आपके नेता लोग क्यों चुप हैं? नेता लोग अपने हित के लिए चुप हैं सर। लेकिन वोट उसी को देते हैं ना। हाँ, वोट उसी को देते हैं। चलिए, वो अपनी राजनीति के लिए चुप हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जाते हैं, कुछ मदद दे दिया, इस तरह हो जाता है उनका। और मीरा जी से पूछते हैं कि आखिर महिलाएं यहाँ कम संख्या में क्यों निकल रही हैं? थैंक यू रतन सर। जी सर नहीं, रतन बोलिए। और अनीता भारती। हाँ मैडम नहीं, हम साथी हैं। तो थैंक यू। और अम्बेडकर महिला मंच से हम अपना विरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जो नडेर गांव में जो घटना हुई है, उसमें हम अम्बेडकर महिला मंच द्वारा सारी औरतें उसका हम विरोध अम्बेडकर महिला मंच से उसका हम विरोध करते हैं। और मैं शालिनी जी का धन्यवाद। शालिनी जी ने अपने अम्बेडकर नामा मंच में सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत ही अच्छा से और विस्तार से समझाया है। तो थैंक यू शालिनी मैम और हमारे सारे महिला संगठनों के लिए। हाँ, हम कम हैं ज़रूर, पर एक दिन हम भी ताकतवर होंगे। देखिए, अम्बेडकर नामा के इस मंच से मीरा जी के लिए मेरा बहुत बहुत आभार। मैंने जिन पुस्तकों का पाठन किया उसका अगर कुछ रिफ्लेक्शन सोसाइटी में मैं देख सकूं तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक कदम आगे बढ़ी हूं इस मुहिम को लेकर। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच। संतोष जी को दीजिए। और सवाल का जवाब आया नहीं मेरा। कौन सा? घर में साहब लोग आप लोग को दबा के रखते थे? नहीं, हमारे घरों में तो ऐसा नहीं है सर। संख्या दिखता नहीं है कहीं? नहीं सर, मुझे क्या तो अब ऐसा जो महिला संगठन बन रहा है, हाँ जी, तो क्या आप दलित महिला आयोग की भी मांग करेंगे? कुछ उठाएंगे? बिल्कुल जरूर होने चाहिए। हमारी तो भागीदारी है ही नहीं ना, कहीं भी देखने वही भागीदारी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, भागीदारी और भागीदारी तब मिलेगी जब आप खुद असर्टिव होंगे। हाँ, पर मैं तो इसका सारा श्रेय अम्बेडकर नामा को देती हूँ। अरे जो कुछ मैंने सीखा है, जाना है, इससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था। हालांकि चंद्रभान सर के मैंने बहुत वो पढ़े हैं लेख ना, नवभारत टाइम्स में बहुत पढ़े हैं, पर तब तक हाँ बस बहुत पढ़े हैं। पर जो मुझे सही मतलब दिशा मिली है वो अम्बेडकर नामा से मिली है। आजकल स्लो चल रहा है। हाँ, स्लो चल रहा है, पर मैंने तो 4 साल से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ में तो। हाँ, और यही जैसे अभी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, कल ही एक यूपी में घटना हुई है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 2 बच्चों ने मिलके, बच्चे ही कहूँगी, लड़के ने मिलके एक बच्चे को उसको चप्पल पे थूक डाल के चप्पल पे थूक चटवाया, और उसके बाद उसको इतनी गालियाँ दी और उसको पीटा और उसके गले में से चेन छोड़ के भाग गए। हाँ। चलिए जरा फोकस कीजिए, वहाँ क्या लिखा हुआ है? नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन दैन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। B.R. अम्बेडकर। अगर अपने जीवन में आत्मसम्मान नहीं है ना तो जीने का कोई मतलब नहीं है। हर समय कानून आपकी रक्षा करने नहीं आएगा, ना लोग आएंगे, आपको अपनी रक्षा खुद भी करनी पड़ेगी। चलिए हमारे साथ एडवोकेट हैं, अंतिम में चलते चलते अनीता सरोज जी से बात करते हैं। इधर आ जाइए। अम्बेडकरी महिला मंच से सारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और हमारा समाज जो है संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए समाज में दलित और अपर कास्ट सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और जो भी घटनाएं हैं
उसके साथ मतलब सबको जोड़ के उसमें विरोध अपना प्रदर्शित करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। नहीं कि लोग हमसे कह सकते हैं कि जब आपके पास एक एक्ट है जो जातिवाद के खिलाफ, अगर कोई आपको गाली देता है, ये करता है, वो करता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंटरकास्ट मैरिज के संदर्भ में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी साउथ से आवाज़ उठी है कि जो हमारा SC/ST एक्ट है उसमें जो जैसे अंतर जातीय विवाह जब होते हैं तो उसमें जब किसी का मर्डर हो जाता है या उनको मार दिया जाता है, हत्या होती है, ऑनर किलिंग होता है, तो उसमें मोटिव जो है ना, मोटिव एक क्लियर नहीं लिखते हैं लोग। मतलब आप रिकॉर्ड ही नहीं रख सकते कि कितने जो है मर्डर वो जातीय उत्पीड़न के कारण हुए हैं, कि जाति के कारण जो लड़के लड़कियां मारे गए वो उसमें नहीं लिखा जाता। उसमें लिखता है रंजिश हो गई, घरेलू कलेश था, वैवाहिक प्रॉब्लम थी, आपस में बनती नहीं थी, प्रेशर था, लेकिन कहीं भी मोटिव जो है, और ये मोटिव को गायब कर देते हैं लोग। पुलिस FIR में नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा, कोर्ट में जाएंगे तो वो मोटिव नहीं लिखा होगा और वो मामले रफा दफा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस एक्ट में हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, खासकर जब अंतर जातीय विवाह में जो भी लड़का या लड़की जो मारा जाता है उसके लिए जो हम ये डिमांड करेंगे कि इसमें जो मोटिव शब्द है वो स्पेसिफिक लिखा जाए। जब किसी का जाति के कारण मारा गया तब हो सकता है उसे सज़ा मिले, अदरवाइज़ कोई उस तरह की सज़ा, केस दर्ज हो गया लेकिन सज़ा क्योंकि मोटिव नहीं है, वैवाहिक मामला मान लिया, घरेलू मामला मान लिया, घरेलू हिंसा मान लिया, और वो उस तरीके से हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। हैरानी की बात है कि हमारे पास इस तरह के आंकड़े ही नहीं है कि कितने लोग इस के कारण मारे जा चुके हैं। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं, खोजो तो हमें केस स्टडी मिल जाएंगी लेकिन आंकड़े नहीं मिलेंगे। एक चीज़ और, इस वक्त रूबी हमारे बीच में नहीं आ पाई हैं किसी काम के चलते। उनसे बातचीत हुई थी सुबह मेरी, तो उन्होंने बताया था कि 2022 के बाद सरकारी आंकड़े जो हैं वो नदारद हैं इस चीज़ को लेकर कि कितने जो हैं दलितों के ऊपर उत्पीड़न के मामले हैं। आखिरी जो आपको डाटा मिलता है वो 2022 तक का मिलता है, उसके आगे 3 साल का डाटा गायब है। अभी तक उसके ऊपर भी एक चर्चा बनती है जो हम बाद में इसको नहीं, उसमें तो ऐसा ना, बहुत जो रिपोर्टेड है, बहुत सारे अनरिपोर्टेड है जो केस ही दर्ज नहीं। नीलम कुछ कहना चाह रही हैं? और मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ और है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम ये भी बात करें कि चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे अन्य ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो, हमारी औरतों के जो है वो कहीं पे अब कुछ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। हेल्थ में ऑक्सफम की एक रिपोर्ट थी कि सामान्य महिलाएं जब 54 साल जीती हैं, हमारी महिलाएं 39 साल जीती हैं, 14 साल का फ़र्क है। हेल्थ में भी हमारी स्थिति ख़राब है, एजुकेशन में भी ख़राब है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ख़राब है, और हिंसा तो मतलब हर जगह उनको हिंसा झेलनी पड़ रही है, हर जगह उनके लिए दरवाजे बंद है, कोर्ट कचहरी मीडिया सब जगह से उनके दरवाजे बंद है। इसीलिए अम्बेडकरी महिला मंच बनाने की ज़रूरत हमें पड़ी। चलिए, बहुत मेहनत का काम है, बहुत लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे, 5-10 लोगों से होगा नहीं। नीलम कुछ कहना चाह रही हैं? ज़रूर हम लोग आएंगे, समय लगता है, और जब हम लोग किसी काम का जब बेड़ा उठाते हैं तो समय उसकी मांग करता है, तो लगेगा समय, पर उम्मीद हमारे अंदर है, क्योंकि हमने बाबा साहब से ही सीखा है कि जिन्होंने इतने सालों की जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसका जो है उन्होंने नाश किया और एक संविधान को लागू किया, तो कितनी जद्दोजहद उन्होंने की होगी। तो हम सब उन्हीं की बेटियां हैं, तो काम लगेगा, समय लगेगा। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हेल्थ के साथ साथ हम शिक्षा को भी इसमें जोड़ना चाहेंगे। आज भी हमारी महिलाएं शिक्षित, मैंने भूमिका में कहा था कि शिक्षा सबसे पहला, क्योंकि बाबा साहब का नारा ही था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और यही कारण है कि आज की नीति, आज की जो सरकार है वो शिक्षा से ही हमें वंचित करना चाहती है और हमें उसी पुराने प्राचीन काल की तरफ ले जाना चाहती हैं जहां हमारा लगातार शोषण होता था और हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते थे। तो ये एक साजिश के तहत भी हो रहा है कि उस हथियार से, जो धर्म का हथियार है, उस हथियार से वो हमारे संविधान को काटें, हमारी महिलाओं को काटें। लेकिन संविधान एक ऐसा हमारे पास हथियार है कि इतनी जल्दी तो हम महिलाएं नहीं कटने वाले। इस शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इन महिला एक्टिविस्ट के हौसले को बुलंद कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, क्या एजेंडा है इसको समझिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से उत्तर में
और महाराष्ट्र के दक्षिण उधर डाउन टू महाराष्ट्र और इधर वहाँ कल्चरल मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, इसीलिए महिलाओं में अवेयरनेस का लेवल ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में हमारे तरफ ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स करने में और चुनाव लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा कल्चरल मूवमेंट में कम इंटरेस्ट है। इस वजह से यहाँ महिलाएं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू।